आइए सुनते हैं आज की कहानी, जिसे लिखा है डॉक्टर मुनीश आहूजा जी ने। कहानी का नाम है राजकुमार का संघर्ष। ये बात है सोनपुर साम्राज्य की, जहां के राजा आदित्यराज थे। उनकी 3 रानियां थी। रानी सुनीता, जो कि उनमें सबसे बड़ी थी, फिर रानी पायल और सबसे छोटी रानी इंदु थी। रानी सुनीता और पायल रानी इंदु से बहुत ज्यादा ईर्ष्या करती थी, क्योंकि रानी इंदु उनसे ज्यादा खूबसूरत थी और हर कोई केवल उन्हीं की प्रशंसा किया करता था। महल के सभी लोग या प्रजा भी रानी इंदु को ही बाकी दोनों रानियों से अधिक प्रेम करते थे। वे सभी रानी इंदु को इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो ज्यादा खूबसूरत थी, परंतु रानी इंदु बहुत ही दयालु थी और वो हर किसी की सहायता करती थी। अगर किसी से कोई गलती हो जाती तो रानी इंदु उन्हें प्यार से समझाती और कभी भी किसी को दंड नहीं देती थी। परंतु वहीं दूसरी तरफ रानी सुनीता और रानी पायल दोनों थोड़ी घमंडी थी और अगर किसी से कोई गलती हो जाती तो वो उन्हें छोटी छोटी बातों पर ही दंड दे दिया करती थी, जिसकी वजह से सभी लोग रानी इंदु को अधिक पसंद करते थे। राजा भी रानी इंदु की हर इच्छा को पूरी करते थे और उनकी खूब प्रशंसा किया करते थे। इसलिए रानी सुनीता और रानी पायल रानी इंदु से बहुत ज्यादा ईर्ष्या करने लगी थी। वो हमेशा रानी इंदु के खिलाफ कोई न कोई योजना बनाती ही रहती थी, जिससे राजा रानी इंदु से नफरत करे, परंतु वो कभी भी अपनी इस योजना में सफल नहीं हो पाती थी। ऐसा करते करते कुछ समय बीत जाता है और उसके बाद रानी इंदु गर्भवती हो जाती है। जब ये बात दोनों रानियों को पता चलती है तो वे इस प्रकार क्रोधित हो जाती है, जिस प्रकार अग्नि में घी डालने से अग्नि और भी ज्यादा प्रज्वलित हो जाती है, क्योंकि उन दोनों रानियों की अब तक कोई संतान नहीं थी और रानी इंदु का विवाह दोनों रानियों के विवाह के कुछ वर्ष बाद हुआ था और अब रानी इंदु सबसे पहले गर्भवती हो गई। तो ये बात दोनों रानियों को बिल्कुल भी रास नहीं आई। अब उन्हें इस बात का डर लगने लगा था कि अगर रानी इंदु की संतान हो गई तो उन्हें पहले से भी ज्यादा अधिक महत्व मिलने लग जाएगा और उनकी संतान ही इस राज्य का वारिस बनेगी। उसके बाद से दोनों रानियां मिलकर अलग अलग प्रकार की योजनाएं बनाने लगती हैं कि किस प्रकार वे रानी इंदु को इस महल से निकाल सकती हैं, परंतु उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तब दोनों रानियां मिलकर योजना बनाती हैं और रानी पायल रानी सुनीता से कहती हैं कि दीदी, क्यों ना हमें खाने में विष मिलाकर रानी इंदु को खिला दें, जिससे हमारी सारी समस्या का हल एक ही बार में निकल जाएगा। तब रानी सुनीता से कहती है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर रानी इंदु को कुछ हो गया तो इससे किसी को हम पर शक हो जाएगा तो हमें भी उसका बहुत बड़ा अंजाम भुगतना पड़ेगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम रानी इंदु की संतान से छुटकारा पा सकें, क्योंकि हमारे लिए ज्यादा खतरे से बात उनकी होने वाली संतान ही है। हमें रानी इंदु को कुछ ऐसा मिलाकर खिलाना होगा जिससे उनकी संतान उनके पेट में ही मर जाए और रानी इंदु को कुछ न हो। उस दिन के बाद से रानी सुनीता और रानी पायल रानी इंदु के लिए कुछ इस प्रकार के भोजन बनाकर ले जाने लगी जिससे उनके बच्चे को नुकसान पहुंचे। उस दिन से दोनों रानियां रानी इंदु से बहुत ही अच्छा व्यवहार करने लगती हैं, जिसकी वजह से रानी इंदु को उन दोनों पर शक हो जाता है। एक तरफ तो दोनों रानियां रानी इंदु के लिए षड्यंत्र रच रही थी, वहीं दूसरी तरफ रानी इंदु अच्छे से जानती थी कि दोनों रानियां उनसे बहुत ज्यादा ईर्ष्या करती हैं और वे जरूर कोई न कोई योजना बनाएंगी ताकि वो उनको या उनके होने वाली संतान को कोई नुकसान पहुंचा सके। इसलिए रानी इंदु बहुत ज्यादा चौकन्ना हो जाती है और वो अपनी कुछ भरोसेमंद दासियों को सख्त निर्देश दे देती हैं कि वो दोनों रानियों को कुछ उनके आसपास न भटकने दे। उसके बाद समय बीत जाता है और रानी को एक सुंदर पुत्र होता है। उस समय राजा किसी काम से दूसरे राज्य में गए थे। तब रानी सुनीता और रानी पायल एक योजना बनाती हैं। फिर वे उसी दिन उन दासियों को आदेश देती हैं कि वे राजकुमार के बदले वहां पर एक पाषाण रख दें। उसके बाद दासियां बिल्कुल वैसा ही करती हैं। जब रानी इंदु सो रही थी तब दासी वहां से राजकुमार को उठाकर ले जाती हैं और उसके बदले में वहां पर एक पाषाण रख देती हैं। फिर वे दोनों रानियां अपने एक दास को आदेश देती हैं कि वो उस राजकुमार को नदी में फेंक दे। तब ये सारी बात एक दासी सुन लेती है, जो कि रानी इंदु की बहुत ही खास और प्रिय दासी थी। फिर वो उस दास का पीछा करती है
जो राजकुमार को अपने साथ लेकर जाता है। और जब वो राजकुमार को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा देता है, फिर उस व्यक्ति के जाने के बाद वो दासी तुरंत उस नदी में कूदकर राजकुमार को बचा लेती है। फिर वो दासी राजकुमार को अपने साथ अपने गांव ले जाती है और वहां पर उनके अच्छे से ध्यान रखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जब राजा वापस महल आते हैं, तब उन्हें ये सब पता चलता है कि रानी इंदु ने एक पाषाण को जन्म दिया है। तब उन्हें ये बात बहुत ज्यादा अजीब लगती है। धीरे धीरे ये बात पूरे महल में और पूरे राज्य में फैल जाती है। इसके बाद महल में हर कोई रानी इंदु के बारे में अजीबोगरीब बात करने लगते हैं और सभी रानी इंदु को एक अपशकुनी रानी मानने लगते हैं। जब राजा तक ये बात पहुंचती है कि हर कोई रानी इंदु को एक अपशकुनी रानी बता रहा है और प्रजा रानी इंदु के बारे में अजीब अजीब बातें कर रहे हैं और वे नहीं चाहते कि एक अपशकुनी उनकी रानी बने, तब राजा भी रानी इंदु का त्याग कर देते हैं। राजा रानी इंदु को महल से तो बाहर नहीं निकालते, परंतु वे उन्हें सबसे अलग कमरे में रखते हैं। उस दिन के बाद से हर कोई रानी इंदु के साथ बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार करने लगता है। जब सब सही था, तब हर व्यक्ति रानी इंदु की कितनी प्रशंसा किया करता था और तब वे सभी उनके साथ कितना अच्छा व्यवहार करते थे। परंतु जैसे ही दिन बदले तो सभी लोगों की बातें भी बदल गई। अब हर कोई उनको गलत ठहरा रहा था और उन्हें अपनी रानी के रूप में भी स्वीकार नहीं करना चाहता था। रानी इंदु के इस बुरे समय में किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। रानी इंदु अच्छे से जानती थी कि यह सब चाल उन दोनों रानियों की ही है और उन्होंने उनके पुत्र को मार डाला है। परंतु रानी इंदु अब कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि महल में हर कोई उनके ही खिलाफ था और उनके पास अपनी बात को सच साबित करने के लिए कोई सबूत भी नहीं था। इस बात का फायदा उठाते हुए रानी सुनीता और रानी पायल रानी इंदु के साथ नौकरों जैसा व्यवहार करने लगती हैं। वो अपनी सभी काम रानी इंदु से करवाया करती थी और हमेशा रानी इंदु का मजाक उड़ाया करती थी। रानी इंदु के साथ जो कुछ भी हो रहा था, उस चीज से सबसे ज्यादा खुश रहने वाली सुनीता और रानी पायल ही होते थे, जिससे मानो उनकी हर समस्या हल हो गई हो और उन्हें कोई बहुत बड़ा उपहार मिला हो। उस दिन के बाद से वे दोनों रानियां खूब जश्न मनाती हैं और रानी इंदु के लिए हर वक्त बहुत सारी समस्याएं खड़ी करती रहती हैं। ऐसा करते करते कुछ वर्ष बीत जाते हैं और अब राजकुमार भी बड़े हो जाते हैं। वे अब 5 वर्ष के हो चुके थे। तब वो दासी सोचती है कि वो किस तरह राजकुमार को वापस महल में ले जाए और राजा को सारी बात सच बताए। वो बहुत ज्यादा चिंतित होती है कि वो राजकुमार को सही सलामत महल तक पहुंचा पाएगी कि नहीं और महल में कोई उसकी बात पर विश्वास करेगा भी या नहीं। उसे इस बात का सबसे ज्यादा डर था कि अगर कहीं किसी को पता चल गया कि वो असली राजकुमार है और वे फिर से राजकुमार को मारने का प्रयास न करे। उसके बाद वो दासी निश्चय कर लेती है कि उसे राजा के पास जल्द से जल्द जाना ही होगा। वो कहती है कि इससे पहले कि उन दोनों रानियों को पता चले कि राजकुमार जिंदा है, मुझे पहले राजा को ही सब सच बताना होगा। मुझे राजा को सूचित करना ही होगा कि उन दोनों रानियों ने कितना बड़ा षड्यंत्र रचकर रानी इंदु के साथ इतना बुरा किया और उनके राजकुमार को मारने का प्रयास किया। उसके अगले ही दिन वो दासी अपना भेष बदलकर राजकुमार को लेकर वापस सोनपुर साम्राज्य में आ जाती है। फिर वो राजकुमार को लेकर राजा के दरबार में पहुंच जाती है। उसके बाद वो राजा को सब सच बता देती है, किस प्रकार उनके पीछे से रानी सुनीता और रानी पायल ने रानी इंदु के साथ कितना गलत किया और उन्होंने राजकुमार को मारने की कोशिश की और उनकी जगह पर एक पाषाण को रख दिया। तब रानी सुनीता और रानी पायल कहती है कि ये दासी हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है। आखिर इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि ये यहाँ पर आकर इतनी बड़ी बात कह रही है। तब दोनों रानियां कहती है कि ये दासी रानी इंदु की खास दासी थी और कोई भी रानी इंदु को अच्छा नहीं मानता था, इसलिए ये जानबूझकर षड्यंत्र रच रही है और नकली राजकुमार को यहाँ पर लेकर आई है। फिर दासी कहती है कि नहीं महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये आपका असली पुत्र है और इन दोनों रानियों ने ही मिलकर पूरा षड्यंत्र रचा था और राजकुमार को मारने की कोशिश की थी। पहले तो राजा भी उस दासी की बात पर विश्वास नहीं करते, उन्हें लगता है कि ये जरूर झूठ बोल रही है। उसके बाद वो दासी से कहते हैं कि महाराज, राजकुमार के बाएं हाथ पर भी बिल्कुल वैसा ही निशान है जैसा रानी इंदु के बाएं हाथ पर है। दोनों के हाथों पर एक फूल जैसा निशान है, जिससे ये साबित होता है कि ये रानी इंदु के ही पुत्र हैं
और ये असली राजकुमार है। उसके बाद दासी राजकुमार का बायां हाथ राजा को दिखाती है। जब राजा देखते हैं कि उसके बाएं हाथ पर भी बिल्कुल वैसा ही निशान है जैसा कि रानी इंदु के हाथ पर है, तभी दोनों रानियां घबरा जाती हैं कि कहीं राजा इस दासी की बात पर विश्वास न कर ले। तभी दोनों रानियां राजा को भड़काने लगती हैं और कहती है कि महाराज, ये जरूर इसकी कोई चाल होगी, ये जानबूझकर ऐसा कर रही है। उसके बाद वो दासी बताती है कि महाराज, आप चाहे तो उस दास से पूछ ले जिसने राजकुमार को मारने का प्रयास किया था। तब राजा अपने सिपाहियों को आदेश देते हैं कि वो उस दास को पकड़कर लेकर आए। उसके बाद राजा के सिपाही उस दास को बहुत ज्यादा मारते हैं, जिसके बाद वो सच बता देता है। जब राजा ये बात सुनते हैं तो उन्हें यकीन नहीं होता कि उनकी दोनों रानियों ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा और उनके ही पुत्र को मारने का प्रयास किया। तब राजा अपनी दोनों रानियों को कैद खाने में डालने का आदेश दे देते हैं और उसके बाद वो रानी इंदु से अपने किए की क्षमा मांगते हैं। राजा को बहुत दुख होता है कि उन्होंने रानी इंदु के साथ कितना गलत व्यवहार किया और जब उनका बुरा समय था और सब उनके खिलाफ थे, तब उन्होंने भी उनका साथ नहीं दिया। पहले तो रानी राजा को माफ नहीं करती, परंतु जब वो देखती है कि राजा सच में अपने किए के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा है, उसके बाद रानी इंदु राजा को उनकी गलती के लिए माफ कर देती है और फिर राजा राजकुमार और रानी इंदु तीनों खुशी खुशी अपने साम्राज्य पर राज करते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब हमारा अच्छा समय होता है तब हर कोई हमारा साथ देता है और जैसे ही हमारा बुरा समय आता है हर कोई हमसे अपनी पीठ फेर लेता है और हमें भला बुरा कहने लगता है। इसलिए हमें किसी से भी ज्यादा आशाएं नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी सुविधाओं के अनुसार ही महत्व देता है और उसके साथ अपनी सुविधाओं के अनुसार ही व्यवहार करता है। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें और बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपके सुझाव से हम और बेहतरीन कहानियां प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल पर कौन कौन सी कहानियां देखना चाहते हैं, कृपया हमें अपने टॉपिक सुझाएं और हम उन पर कहानियां तैयार करेंगे। रहिए सदैव स्पिरिचुअल टीवी के साथ और हमेशा खुश रहिए।